10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते एक एयरप्लेन में एक छोटा कुत्ता पागलों की तरह पीछे के केबिन के दरवाजे पर भौंके जा रहा था। एयर होस्टेस को लगा कुत्ता बस यूं ही शोर मचा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने का बटन दबाया, एक पल पहले तक चिल्ला रहा वो कुत्ता डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया। एयर होस्टेस कुछ समझ पाती इससे पहले ही अगले पल एक खौफनाक आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। इस अचानक आई आवाज ने आगे वाले हिस्से में सो रहे पूर्व यूएन इन्वेस्टिगेटर जेरी की आंखें खोल दी। एक बुरी बेचैनी लिए उसने धीरे से दोनों हिस्सों के बीच का पर्दा हटाया और जो नजारा सामने था वो उसकी सबसे बुरी कल्पना से भी भयानक था। पिछला पूरा हिस्सा जीती जागती नर्क बन चुका था। खतरा भांपते ही बाकी यात्रियों ने एक पल की देरी नहीं की। सब अपना अपना सामान उठाकर रास्ता बंद करने में जुट गए, लेकिन तभी गलत रखा एक बैग अचानक नीचे खिसक गया। यह आवाज किसी बम से कम नहीं थी। उसे सुनते ही पागल झोंबी उस पूरी दीवार पर टूट पड़े। कॉकपिट में से ये सब देख रहा को पायलट घबरा गया और बेल्ट खोलकर निकलने ही वाला था कि कैप्टन ने उसे रोक लिया। उधर वो कमजोर सामान की दीवार पूरी तरह ढह चुकी थी। झोंबी के घुसते ही उस तंग जहाज में चीखें गूंज उठी। जिंदा लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। इसी आखिरी पल में जेरी को एक उम्मीद की किरण दिखी। हजारों मीटर ऊपर उड़ते जहाज में ग्रेनेड फोड़ना खुद अपनी मौत को बुलावा देना था, लेकिन सामने मौत को देखते हुए जेरी ने बिना हिचकिचाए ग्रेनेड की पिन खींच ली। अब सवाल था कि यह आखिरी दांव काम करेगा या नहीं, और आसमान में यह झोंबी तबाही आई कहां से। दरअसल यह सब शुरू हुआ 3 दिन पहले फिलाडेल्फिया की एक भीड़भाड़ भरी सुबह से। उस वक्त जेरी अपनी फैमिली के साथ जाम में फंसा हुआ था। ऊपर से फौजी हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे। रेडियो पर पागल कुत्तों की बीमारी फैलने की अजीब खबरें आ रही थी। तभी एक सिपाही ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और आगे निकल गया। इन्वेस्टिगेटर रह चुके जेरी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। जैसे ही वो नीचे उतरा, आगे से एक भारी धमाका हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझता, पीछे से एक सिपाही आया और चिल्लाकर तुरंत गाड़ी में वापस जाने को कहा। लेकिन तभी एक बेकाबू भारी ट्रक तोप के गोले की तरह आया और उस सिपाही को गाड़ी समेत रौंदता चला गया। बिना रुके वो ट्रक पूरे जाम में तबाही मचाता रहा। ये नजारा देखते ही जेरी के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने किसी तरह जाम में से रास्ता निकाला, लेकिन इस तबाही के आगे एक इंसान की गाड़ी चलाने की काबिलियत कुछ नहीं थी। एक के बाद एक टक्करें हो रही थी और आखिरकार जेरी की गाड़ी भी ठुक गई। चारों किसी तरह बच तो गए, लेकिन सड़क का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिधर भी नजर जाती उस भागती भीड़ में अनगिनत संक्रमित लोग थे। ये आम झोंबी नहीं थे। इनकी रफ्तार बोल्ट जैसी थी। पागल कुत्तों की तरह जो भी इन्हें मिले उसे काटते जा रहे थे। और इसी भागम भाग में जेरी ने अपनी आंखों से एक आदमी को कटते देखा और कटने के अगले बस 12 सेकंड में ही वो आदमी अपने हाथ पैरों को मरोड़ते हुए खड़ा हो गया, जो साफ तौर पर एक झोंबी में बदल चुका था। ये फैलाव की रफ्तार न सिर्फ किसी भी फिल्म में बल्कि असल दुनिया में भी हो तो आधी से ज्यादा इंसानी आबादी का सफाया तय था। झोंबी की यह सुनामी पूरी सड़क को निगलती जा रही थी। जेरी की फैमिली ने एक पड़ी हुई बड़ी गाड़ी उठाई और किसी तरह एक झोंबी को मारकर वहां से निकले और उस बुरे सपने से बाहर आ गए। लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी। भागते हुए जेरी को पता चला कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, और सबसे बुरा यह कि इसी वक्त उसकी बड़ी बेटी का दमा भड़क उठा। उनके पास अभी इसके लिए कोई दवाइयां भी नहीं थी। वह तुरंत गाड़ी लेकर पास के मार्ट में पहुंचे। वक्त बहुत कम था। दोनों ने एक एक बच्चा संभाला और अलग अलग दिशा में जरूरी सामान इकट्ठा करने निकल पड़े। तभी जेरी दवाई लेकर बाहर निकला ही था कि अचानक छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। जेरी तुरंत उसके पास गया और देखा कि 2 बदमाशों ने मिलकर उसकी बीवी को पकड़ लिया है। वह उन पर चिल्लाया, लेकिन तभी एक बदमाश ने बंदूक निकाल ली। जेरी ने भी एक पल नहीं सोचा और सीधे गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन अभी दोनों ने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि एक पुलिस वाला वहां आ धमका। जेरी ने हाथ ऊपर किए, लेकिन अगले ही पल उस पुलिस वाले ने जमीन पर पड़ी लाश को नजरअंदाज किया और खुद भी लूटपाट में शामिल हो गया। साफ था कि इस तबाही में कानून और इंसानियत दोनों खत्म हो चुके थे। जब घबराया हुआ जेरी का परिवार दुकान से बाहर निकला तो पता चला कि जिस गाड़ी से वो भागने वाले थे वो भी किसी और ने चुरा ली थी। जेरी को तुरंत एहसास हो गया कि रोड पर रहना सेफ नहीं है। वह तुरंत बीवी और बच्चों को लेकर पास की एक इमारत की तरफ भागा और साथ साथ यूएन के अपने दोस्त टेरी को फोन लगाया, जो अगली सुबह तक उन्हें रेस्क्यू करने आने वाला था। लेकिन उसके लिए उन्हें किसी ऊंची जगह तक पहुंचना जरूरी था। जल्द ही चारों एक ऊंची बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए, लेकिन तभी एक झोंबी ऊपर से सीधे नीचे आ गिरा। उस धमाके की आवाज से आसपास के सारे झोंबी जाग उठे। सब लोग तुरंत इमारत के अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तुरंत बाहर से जोरदार धक्के शुरू हो गए। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हुए 7 मंजिल चढ़ने के बाद उन्हें एक जिंदा परिवार मिला। यह मेहरबान मैक्सिकन परिवार था जिसने जेरी की फैमिली को न सिर्फ अंदर लिया बल्कि अपना थोड़ा सा खाना भी बांटा। अगली सुबह जेरी ने उनसे भी साथ चलने की गुजारिश की, लेकिन घर के मर्द ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। जेरी ने भी जोर नहीं दिया। आगे की मुश्किलों के लिए उसने वहीं से जुगाड़ किया और एक तेज चाकू को टेप से क्लीनिंग मोप की डंडी पर बांधकर भाला बनाया और एक मोटी किताब को कलाई पर कसकर लपेट लिया ताकि झोंबी के काटने से बचा जा सके। चलने से पहले चारों ने एक रस्सी से खुद को एक दूसरे से बांध लिया ताकि भाग दौड़ में कोई बिछड़ न जाए, लेकिन जो डर था वही हुआ। ये लोग अभी निकले ही थे कि पीछे रुके उस मैक्सिकन परिवार पर झोंबी का हमला हो गया। उधर जेरी ने जैसे ही छत की तरफ जाने वाला दरवाजा खोला, एक झोंबी दहाड़ता हुआ सामने आ गया। उसने तुरंत भाले से उसे खत्म कर दिया, लेकिन बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के झोंबी भी उनकी तरफ आने लगे। सब लोग सीढ़ियों से छत की तरफ जान लगाकर
भागने लगे। झोंबी की रफ्तार बहुत तेज थी। बीवी और बच्चों को वक्त देने के लिए जेरी ने बैग कैरन को थमाया और खुद सीढ़ियों पर रुककर उन्हें रोकने लगा। लड़ते हुए गलती से कुछ काला खून उसके मुंह में चला गया और अगले ही पल उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी एक गोली की आवाज गूंजी। सामने देखा तो वो मैक्सिकन छोटा लड़का था जो किसी तरह बच गया था। उधर छत पर पहुंची कैरन ने भी तुरंत सिग्नल फ्लैशलाइट जला दी। लेकिन जैसे ही जेरी उस लड़के के साथ छत पर पहुंचा, वो पागलों की तरह सीधे 100 मीटर ऊंची छत के किनारे पर जा खड़ा हुआ और 12 सेकंड की गिनती शुरू कर दी। अगर वो बदल गया तो बिना एक पल सोचे नीचे कूद जाएगा। वह अपनी बीवी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने का एक मौका भी खुद को नहीं देना चाहता था। लंबे 12 सेकंड बीते। किस्मत से जेरी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। जाओ। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि सीढ़ियों से झोंबी की दहाड़ों की आवाज आने लगी थी। जेरी एक बार फिर रुक गया और बीवी, बच्चों और उस लड़के को पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ाया। जब सैनिकों ने बंदूकें तानकर जेरी को कवर दिया तो एक बेहद दर्दनाक नजारा सामने था। सबसे आगे दौड़ता झोंबी कोई और नहीं बल्कि वही मैक्सिकन आदमी था जिसने कल रात उन्हें जगह दी थी। आखिरी कुछ झोंबी छत से नीचे गिर गए और किसी तरह यह परिवार एक बार फिर बच निकला। 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर अटलांटिक महासागर में खड़े आर्गस नाम के बैटलशिप पर उतरा, जहां टेरी डेक पर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस तबाह दुनिया में यहाँ कोई मुफ्त की सवारी नहीं थी। उस बाजार जैसे अफरा तफरी भरे अस्थायी कमांड सेंटर में टेरी ने जेरी को एक के बाद एक भयानक सच्चाइयां बताई। राष्ट्रपति मर चुका था, जमीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और इस जहाज पर भी जरूरी सामान खत्म होने की कगार पर था। सीधे शब्दों में कहें तो यह जहाज एक डूबती हुई तैरती कब्र था। तभी फौज का सबसे बड़ा अफसर कर्नल सामने आया और बिना किसी बकवास के सीधे मेन बात पर आ गया। फौज ने एक खुफिया सूचना के आधार पर वायरस की जड़ दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिक अड्डे तक पहुंचाई थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि वो सूचना भेजने के बाद वहां से कोई जवाब नहीं आया था। ये जानकारी एक बेहद काबिल वायरस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास थी और कर्नल का मकसद एकदम साफ था। वो चाहते थे कि यूएन का सबसे बेहतरीन जांचकर्ता जेरी एक बार फिर मैदान में उतरे और उस डॉक्टर को कोरिया ले जाकर शुरुआती मरीज को ढूंढे। जेरी कुछ बोल पाता इससे पहले ही कर्नल ने अमेरिकी अंदाज में आखिरी बात कह दी। बात इतनी साफ थी कि चारों समझ गए, या तो जेरी यह काम करे वरना आज रात उसकी पूरी फैमिली को झोंबी से भरे उस तबाह शहर में वापस फेंक दिया जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए जेरी को मजबूरन ये मौत से खेलने वाला सफर कबूल करना पड़ा और पहला पड़ाव दक्षिण कोरिया का हम्फ्रीज सैनिक अड्डा था, वही जगह जहां से वो खुफिया संदेश आया था। उड़ान के दौरान वो डॉक्टर जो अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा रखता था, पूरे रास्ते जेरी को अपनी थ्योरी समझाता रहा। उसने कहा कि प्रकृति के इस मौत के खेल की पहेली को सुलझाने का तरीका प्रकृति में ही छुपा होता है और हमें बस वही ढूंढना है, लेकिन यह आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। डॉक्टर की यह बात पूरी फिल्म की सबसे अहम बात थी, लेकिन जिस शान से यह किरदार आया था उसके जाने का तरीका उतना ही हैरान करने वाला था। तूफानी रात में जहाज कोरियाई अड्डे पर उतरा। दरवाजा खुलते ही अंधेरे में झोंबी आवाज सुनकर टूट पड़े। जिंदगी में हमेशा किताबों में रहने वाले उस डॉक्टर ने यह खूनी मंजर कभी नहीं देखा था। डर के मारे वो पलटकर भागने लगा, लेकिन जहाज की सीढ़ी पर पैर फिसल गया और बदकिस्मती से हाथ में पकड़ी बंदूक चल गई और एक ही गोली में वो खुद ही खत्म हो गया। उसी वक्त वहाँ के सैनिक बाहर आए और उनकी घनी गोलीबारी की आड़ में जेरी और बचे हुए लोग किसी तरह अड्डे के अंदर घुसे। थोड़ी देर बाद जेरी उस खुफिया संदेश में बताई जगह पर पहुंचा, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ कोई जिंदा मरीज नहीं था और न ही कोई वायरस का नमूना। वह पूरा कमरा बस राख से भरा था। सैनिकों ने बताया कि शुरुआत में वह एक भागा हुआ जवान था जिसने जांच करने आए डॉक्टर को काट कर मार दिया था और फिर पूरा अड्डा तबाह हो गया। वो खुफिया संदेश उसी डॉक्टर की आखिरी चेतावनी थी और सैनिकों ने वायरस को रोकने के लिए उस कमरे को शुरुआती मरीज समेत जला दिया गया था। यह सुनकर जेरी पूरी तरह निराश हो गया। वह वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी एक कोने में लोहे के पिंजरे में बंद एक अजीब आदमी खुद से बड़बड़ाता हुआ दिखा। पता चला ये CIA का एक पुराना एजेंट है जो हथियार बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था। जेरी का जांचकर्ता दिमाग तुरंत जाग गया। पहले उसे लगा जैसे यह बस एक लालची आदमी है, लेकिन उस आदमी ने जेरी के सामने एक के बाद एक ऐसी बातें रखी जो होश उड़ा देने वाली थी। उस बूढ़े ने एकदम सीधे मजाकिया लहजे में जेरी को बताया कि जैसे ही वायरस फैला, उत्तर कोरिया ने 24 घंटे के अंदर फौज लगाकर अपने 2 करोड़ 30 लाख लोगों के सारे दांत निकाल दिए। उनका मोटिव साफ था कि अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो कोई एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगा और वायरस फैलेगा भी नहीं। ये इंसानी इतिहास की सबसे क्रूर लेकिन सबसे सीधी तरकीब थी। जेरी को लगा ये आदमी बकवास कर रहा है, लेकिन जब जेरी ने विश्वास नहीं किया तो उस आदमी ने एक हैरान करने वाली बात बताई। दुनिया के बाकी देश झोंबी को महामारी या दंगा समझ रहे थे, लेकिन इजराइल ने जैसे पहले से ही भविष्य देख लिया हो। उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही पूरे देश की सीमाएं बंद कर दी थी और एक विशाल दीवार
खड़ी कर दी थी। ये सुराग अजीब जरूर था, लेकिन जेरी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। बचे हुए सैनिकों के साथ बारिश और झोंबी की उस रात में किसी तरह वह जहाज में चढ़े और सीधे उसी शहर यरूशलेम में जाने की तैयारी करने लगे, जिसे लोग बिल्कुल सुरक्षित बता रहे थे। जब जहाज बादलों को चीरता हुआ शहर के ऊपर के पास पहुंचा तो जेरी का मुंह खुला का खुला रह गया। जब पूरी दुनिया झोंबी के हमलों से तबाह हो रही थी, यरूशलेम सच में एक बंद किले की तरह बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और यह सब मुमकिन हुआ था उस एक विशाल दीवार की वजह से जो पूरे शहर को घेरे हुए थी। जल्द ही जेरी की मुलाकात उस हथियार तस्कर के बताए अहम शख्स से हुई, मौसाद के बड़े अफसर जुर्गेन से। जब जेरी ने पूछा कि तुम्हें इसके बारे में पहले से कैसे पता चला, तो जुर्गेन ने एक बेहद कड़ा खुफिया नियम बताया, 10वें आदमी का नियम। यानी जब 9 लोग एक ही जानकारी देखकर एक ही नतीजे पर पहुंचे तो 10वें आदमी को हर हाल में उल्टा सोचना होगा और सबसे बुरी संभावना मानकर सबूत ढूंढने होंगे। जुर्गेन वही 10वां आदमी था जिसने मान लिया था कि झोंबी सच में दुनिया तबाह कर देंगे। इसी सोच की वजह से इजराइल ने पहले ही यह दीवार खड़ी की और आखिरी बची हुई जमीन बचा ली। और इस वक्त उस दीवार के अंदर बचे हुए लोग जश्न मना रहे थे जैसे सच में किसी बाग में हों। लेकिन इस तबाह दुनिया में सबसे खतरनाक चीज यही बेफिक्री थी। दीवार के अंदर वाले भूल गए कि ये राक्षस शिकार कैसे करते हैं। दीवार के बाहर लाखों झोंबी पागल चींटियों की तरह उमड़ पड़े। उनमें कोई अक्ल नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और देखते ही देखते उस कई मंजिल ऊंची दीवार के नीचे झोंबी का एक जीता जागता पहाड़ खड़ा हो गया। जेरी को खतरा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पहला झोंबी दीवार के ऊपर से गिरा और भीड़ में जा पड़ा, वो दीवार जिसे भगवान का किला कहा जाता था पल भर में टूट गई। चंद सेकंड में ऊपर से झोंबी का एक झरना नीचे गिरने लगा। लोगों को फिर से वो पुराना खौफ याद आ गया। इसी अफरा तफरी में जुर्गेन ने अपनी महिला सैनिक को आखिरी ऑर्डर दिया कि जेरी को हर हाल में बाहर निकालो। इस भगदड़ में जेरी की नजर एक बेहद अजीब नजारे पर पड़ी। एक लड़खड़ाता बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था और उसके आसपास के पागल झोंबी उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन इतना सोचने का वक्त नहीं था। उधर पूरे सुरक्षित इलाके में झोंबी कई गुना तेजी से फैल रहे थे। भागते हुए एक तंग रास्ते में एक सैनिक को झोंबी ने अचानक हवा में उठा लिया। उस सैनिक ने खुद ही ग्रेनेड खींच लिया और आग की लपटों में अपनी जान दे दी। जल्द ही पूरी टीम एक गली में गिर गई। आगे पीछे दोनों तरफ झोंबी थे। मजबूरन वो पास की एक इमारत का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और तभी जेरी को वो अजीब नजारा दोबारा दिखा। झोंबी की भीड़ के बीच एक लड़का था जिसकी तरफ कोई झोंबी देख तक नहीं रहा था। ये 2 बार का नजारा जेरी के दिमाग में कुछ जगाने लगा, लेकिन उसके पास सोचने का एक पल भी नहीं था। झोंबी ने दरवाजा तोड़ दिया और टीम कोने में दब गई। महिला सैनिक सेगेन ने यह सोचकर कि सब खत्म हो गया झांक कर देखने की कोशिश की। तभी एक झोंबी ने झपट्टा मारा। सेगेन ने तुरंत उसे मार गिराया, लेकिन नीचे देखा तो हाथ पर दांतों के निशान थे। बिना एक पल गवाए जेरी ने सेगेन की तलवार निकाली और एक ही वार में उसका बायां हाथ काट दिया। फिर उसने खून बहते जख्म पर पट्टी बांधी और सांसें रोककर गिनती शुरू कर दी। पास खड़े सैनिक ने बंदूक सीधे सेगेन के सिर पर टिका दी, लेकिन 12 सेकंड बीते और सेगेन तड़पने के अलावा कुछ नहीं बदली। लेकिन जैसे ही सब बाहर निकले और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े तो एक और मुसीबत सामने आ गई। पास की इमारत की छत पर खड़े झोंबी बारिश की बूंदों की तरह सीधे हवा में कूद पड़े और पलक झपकते ही वो बचाव का हेलीकॉप्टर झोंबी के बोझ तले दबकर बेकाबू हो गया और सीधे जाके तबाह हो गया। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। जैसे ही झोंबी का कहर टूटा, जेरी जिस फौजी जहाज से आया था वो उसे वहीं छोड़कर भाग निकला। जब वो लोग जान की बाजी लगाकर किसी तरह रनवे तक पहुंचे तो वो जहाज उनके सिर के ऊपर से गुजर चुका था। पूरी तरह टूट चुके उन लोगों की नजर पास ही खड़े एक पैसेंजर प्लेन पर पड़ी। अब यही एकमात्र रास्ता था। कानून की परवाह किए बिना बचे हुए लोग उस जहाज की तरफ दौड़े और सीधे कॉकपिट के सामने जाकर बंदूक तान दी। मजबूर पायलट ने प्लेन रोककर दरवाजा खोला और कटे हाथ वाली सेगेन और जेरी को लेकर यरूशलेम की उस नरक से उड़ान भरी। प्लेन हवा में पहुंचा तो थके हुए जेरी ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सेगेन के जख्म साफ करने लगा। अपना कटा हाथ देखकर हमेशा मजबूत रहने वाली सेगेन ने कड़वी हंसी के साथ कहा कि अब तो मैं बोझ बन गई हूँ। बोझ शब्द सुनते ही जेरी के चेहरे पर एक अजीब सी जकड़न आ गई। इस पूरे सफर की सारी यादें तेजी से उसके दिमाग में घूमने लगी। कोरिया के उस अड्डे पर झोंबी की भीड़ में सही सलामत खड़ा लंगड़ा आदमी, यरूशलेम की गली में झोंबी के बीच से बेखौफ गुजरता झुका हुआ बूढ़ा और गंजा लड़का, और इस सफर में सुनी वो बातें जो अब तक कानों में गूंज रही थी। उस पल जेरी को सब समझ आ गया। उस पागल लेकिन शायद पूरी इंसानियत को बचाने वाले अंदाजे को परखने के लिए उसने तुरंत कॉकपिट का दरवाजा खटखटाया। जेरी का प्लान सुनकर पायलट ने बिना एक पल सोचे रास्ता बदल दिया और वेल्स के कार्डिफ हवाई अड्डे की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ गया। किसी को नहीं पता था कि वहाँ का WHO का केंद्र अभी भी चालू है या नहीं, लेकिन यह दांव लगाना जरूरी था। 6.5 घंटे बाद जहाज वेल्स की हवा में पहुंचा, लेकिन तभी नीचे केबिन में एक छोटा कुत्ता अपनी मालकिन की टांग छोड़कर नीचे के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा। और इसी कुत्ते की असामान्य हरकत ने वो सब शुरू कर दिया जो इस कहानी की शुरुआत में हुआ था। और एक जोरदार धमाके के साथ उस तूफानी हवा ने जहाज को चीर दिया और जो झोंबी अभी तक पंजे फैलाए थे वो जबरदस्त खिंचाव में खिड़की से बाहर चले गए। लेकिन इस आखिरी दाम की कीमत भी चुकानी पड़ी। जहाज पूरी तरह बेकाबू हो गया और आखिरकार वेल्स के जंगल में जा गिरा।
जब जेरी बेहोशी से जागा तो पूरे जिस्म में दर्द की लहरें दौड़ रही थी। नीचे देखा तो लोहे का एक नुकीला टुकड़ा पेट में धंसा हुआ था। तकलीफ सहते हुए वो नीचे गिरा। किस्मत से कटे हाथ वाली सेगेन भी बच गई थी। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर उस जंगल में पायलट की बताई दिशा में बढ़ने लगे। काफी देर बाद वो WHO केंद्र के दरवाजे पर पहुंचे। इतने लंबे सफर के बाद जेरी वहीं ढेर हो गया। जब आंखें खुली तो पूरे 3 दिन बीत चुके थे। पेट का जख्म सिल दिया गया था, लेकिन वो बिस्तर से बंधा हुआ था। सामने 2 अजनबी उसका सैटेलाइट फोन लिए उससे पूछताछ कर रहे थे। जेरी ने बिना देर किए UN के ऑफिसर टेरी का नंबर मिलाने को कहा, लेकिन फोन पर जो खबर मिली उसने जेरी का खून खौला दिया। उसके बहुत दिनों तक गायब रहने की वजह से कर्नल ने मान लिया था कि वो मर गया और जो काम नहीं आ सकता उसकी फैमिली को जहाज पर रखने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती। बीवी और बच्चों को बेरहमी से जहाज से उतार दिया गया और कनाडा के बर्फीले रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। यही अमेरिकी तरीका था, लेकिन उनसे मिलने के लिए पहले जिंदा रहना था। गुस्सा पीकर जेरी ने यह बात निगल ली। थोड़ी बातचीत के बाद उसे इमारत के अंदर मुख्य लेबोरेटरी में ले जाया गया। वहाँ बचे हुए सभी वैज्ञानिकों के सामने जेरी ने अपना वो पागलपन भरा, लेकिन शायद दुनिया को बचाने वाला अंदाजा रखा। उसका मानना था कि यह वायरस दरअसल एक बेहद चुनिंदा शिकारी है। ये सिर्फ तंदुरुस्त इंसानों को निशाना बनाता है। जो पहले से किसी गंभीर बीमारी में हो या जिसके जिस्म में कोई कमी हो, उसे यह बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। और यही वो छुपा हुआ जवाब है जो कुदरत ने इंसानों के लिए छोड़ा है। ये सुनकर पूरे कमरे के वैज्ञानिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस जहर से जहर को काटने का तरीका थ्योरी में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनके पास इस वक्त काम का एक भी वायरस का नमूना नहीं था। सारे खतरनाक नमूने पहले से तबाह हो चुके B हिस्से में रखे थे, जहाँ 80 से ज्यादा झोंबी कब्जा जमाए बैठे थे। इसका मतलब था कि उस अनजान अंदाजे को परखने के लिए किसी को उस मौत की जगह में घुसकर जान जोखिम में डालकर नमूने लाने होंगे। और एक बार फिर यह काम जेरी ने अपने सिर ले लिया। उसके साथ कटे हाथ वाली सेगेन और एक डॉक्टर भी गए। तीनों ने किताबों और टेप से अपनी कलाइयां लपेटी और हाथों में लोहे की रोड और कुल्हाड़ी लेकर उस मौत के कुएं में उतर गए। तीनों भूतों की तरह झोंबी की आंखों के सामने से गुजरते रहे, लेकिन नमूनों के कमरे के आखिरी मोड़ पर डॉक्टर की लोहे की रोड गलती से टकरा गई। उस कान फाड़ू आवाज ने आसपास के झोंबी जगा दिए और पल भर में वो उन तीनों की तरफ दौड़ पड़े। इस आखिरी पल में जेरी ने खुद पीछे रुकने का फैसला किया। वो सीढ़ियों की रेलिंग पर जोर जोर से रोड मारने लगा ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ खींच आएं और सेगेन और डॉक्टर को रास्ता मिल जाए। जेरी ने किसी तरह अपनी फुर्ती से खुद को बचाए रखा, लेकिन उधर सेगेन और डॉक्टर के पीछे भी झोंबी पड़ गए थे। उसी वक्त जेरी नमूनों के कमरे में घुस गया। तमाम बोतलें और शीशियां देखकर उसने जो भी हाथ लगा सब बक्से में भर लिया, लेकिन जाने लगा तो सामने शीशे के दरवाजे के बाहर एक झोंबी खड़ा था और यही एकमात्र रास्ता था। अब सामने झोंबी और हाथ में अनजान नमूने थे। जेरी को एक ही रास्ता दिखा और उसने उन अनजान नमूनों में से कोई एक का इंजेक्शन खुद को ही लगाने का फैसला किया। इंजेक्शन लगाने से पहले जेरी ने एक आखिरी मैसेज अपनी फैमिली के लिए लिख दिया, फिर बिना हिचकिचाए एक पूरी अनजान दवाई सीधे अपनी बाह में उतार दी। 1 घंटे के बाद जेरी नमूनों का बक्सा उठाकर शीशे के दरवाजे के सामने आया और दरवाजा खोल दिया। झोंबी सीधे उसके चेहरे तक आया। उसने जेरी को सूंघा और अपने दांत किटकिटाने लगा और 2.5 सेकंड बाद झोंबी ने मुंह फेर लिया। यह दांव भी जेरी जीत गया था, लेकिन यह साबित भी करना था। जेरी ने पास की वेंडिंग मशीन के सामने रुककर एकदम इत्मीनान से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाली और रिलैक्स होकर पीने लगा। फिर मशीन का दरवाजा खोलकर सारी कोल्ड ड्रिंक्स फर्श पर गिरा दी। ये शोर पूरी इमारत के ज़ॉम्बीज़ को जगाने के लिए काफी था। अब उस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ के लिए जेरी मानो वहाँ था ही नहीं और वो बेफिक्री से उस ज़ॉम्बीज़ के तूफान के बीच से चलता हुआ बाहर निकल गया। लेबोरेटरी में वापस पहुंचते ही वैज्ञानिकों ने तुरंत जेरी को एंटीबायोटिक दिया और किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। जो नमूना उसने अंदाजे से चुना था वो सिर्फ एक साधारण जीवाणु था, कोई जानलेवा वायरस नहीं। अहम नमूने हाथ आने के बाद जेरी और सेगेन ने WHO सेंटर से विदाई ली। 60 घंटे बाद तमाम मुसीबतों से गुजरा हुआ जेरी कनाडा के रिफ्यूजी कैंप के किनारे पर अपने परिवार से जा मिला।